नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको पता चले कि कोई जगह, खास करके कोई मुर्दा घर, श्रापित है या फिर हॉन्टेड है, तो आप क्या करोगे? क्या आप ये जानने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कहा जाता है कि कोई जगह बुरी नहीं होती, लेकिन हद से उसे जरूर बुरा बना देते हैं। यह कहानी है नयनतारा हॉस्पिटल के मुर्दा घर की, जो पहले तो एक सामान्य मुर्दा घर की तरह था, लेकिन वहां हुआ एक ऐसा हादसा इसे श्रापित या फिर भूतिया बना देता है। कौन सा हादसा हुआ था वहां पर और क्या था उसके पीछे का राज? बादलों से घिरा बिना चांद का काला आसमान, जिसमें से बार बार बिजली बाहर आने की कोशिश कर रही थी और पल भर के लिए दिन का उजाला दे रही थी। उसी पल भर की रोशनी में एक आदमी इस मसान में बैठा हुआ दिख रहा था, जिसके सामने एक 17 साल की लड़की की डेड बॉडी थी। उस लड़की के शरीर को टांकों से सीला गया था, जो उसे भयानक बना रहा था। लड़की के शरीर के ऊपर, खासकर उसके दिल के पास, टांके लगाए गए थे। उसके आसपास लाल रंग का 5 कोने वाला सितारा बनाया गया था और उसके पास कोने में कांच की बोतल रखी हुई थी, जिसमें अलग अलग चीजें थीं। एक बोतल में पानी भरा गया था, तो दूसरी बोतल को खुला रखा गया था, तीसरी बोतल को बंद करके रखा गया था, चौथी बोतल में मिट्टी भरी गई थी और 5वीं बोतल में एक दिया जल रहा था। उसके सामने एक आदमी बैठकर पूजा कर रहा था। करीब 1 घंटे के बाद उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और वह उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। वह बस बिना पलक झपकाए सामने की तरफ देख रही थी। उसे देखकर वह आदमी भी अपनी जगह से उठा और उसने कहा, कुंदन, तुम्हें अपना बदला लेना है। तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। उसकी बात सुनकर वह लड़की, जिसका नाम कुंदन था, उसने उस आदमी की तरफ देखा और फिर अपनी पलकें झपकाईं। यह देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। उसने आसमान की तरफ ऊपर देखा और कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। 35 साल का रवि अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, जहां वह एक डॉक्टर था। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वह आराम से जा रहा था, क्योंकि नाइट ड्यूटी में डॉक्टर को काम ही काम रहता है। जब कोई इमरजेंसी आती है तब उनका काम करना पड़ता है, वरना वह अपने केबिन में आराम ही करते हैं। अपने फेवरेट गाने को सुनते हुए वह आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की रास्ते के किनारे खड़ी है। रवि ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे और इस समय किसी लड़की को इस तरह से खड़ा होना बहुत अजीब था। ऊपर से जिस तरह के हालात आजकल बने हुए थे, रवि को उसकी चिंता होने लगी। इसलिए उसने उस लड़की के पास आकर कार रोकी और पूछा, एक्सक्यूज मी मिस, आपको कहीं जाना है क्या? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। रवि ने देखा कि वह लड़की चुपचाप खड़ी थी। न उसके शरीर में कोई मूवमेंट थी और न ही चेहरे पर कोई डर या चिंता के भाव दिख रहे थे। उसने धीरे से रवि की तरफ देखा और कहा, नयनतारा हॉस्पिटल। यह सुनकर रवि के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। आप वेट कीजिए, मैं आपको लेकर जाता हूं। इस समय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर गलती से मिल भी गया तो वे आपसे 3% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। रवि ने देखा कि वह लड़की अभी भी चुपचाप खड़ी थी, तो उसने कहा, देखो, चिंता मत करो, मैं वहां पर डॉक्टर का ही काम करता हूं, तो आपको मेरी तरफ से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रवि यह देख रहा था कि उस लड़की के चेहरे पर घबराहट के भाव नहीं थे, बल्कि उसके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई रोबोट हो। कुछ देर के बाद वह लड़की चुपचाप रवि के बगल में आकर बैठ गई। उसके बाद रवि ने कार स्टार्ट कर दी और सामने की तरफ देखते हुए पूछा, माफ करना, लेकिन इतनी रात गई, आप हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? देखो, गलत मत समझना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी रात गए विजिटर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका वहां जाना बेकार हो जाए। उस लड़की ने सामने की तरफ देखते हुए एकदम धीमी आवाज में कहा, मैं किसी और को नहीं, खुद को ही देखने जा रही हूं। उसने यह बात इतनी धीमी से कही थी कि रवि ठीक से सुन नहीं पाया। हालांकि उसने कुछ शब्द सुन लिए थे, लेकिन उससे वह बात का निष्कर्ष नहीं निकाल पाया था। उसने समझा कि शायद उसे किसी से बात करनी नहीं होगी, इसलिए उसने फिल्मी गाने लगा दिए, जिन्हें उसने बंद कर दिया था।
और आगे जाने लगा। उसने तिरछी नजर से उस लड़की की तरफ देखा जो चुपचाप बैठी हुई थी। यहां तक कि उसने किसी तरह की कोई हरकत भी नहीं की थी, जैसे कि हाथ ऊपर करना या फिर नींद की झपकी लेना। कोई इंसान अगर चुपचाप बैठे तो वह छोटी मोटी हरकतें करता ही है, लेकिन यह लड़की किसी मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। तभी वह लोग अस्पताल पहुंच गए और उसने बाजू में कुछ कहने के लिए देखा तो वह सीट खाली थी। रवि को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनी थी, और इतनी जल्दी, जहां पर उसने अभी गाड़ी रोकी ही थी, तो वह लड़की इतनी जल्दी कैसे उतर गई। तभी उसने देखा कि वह लड़की कार के सामने से आगे निकलकर अस्पताल के अंदर चली गई। बात नहीं करनी थी तो ठीक था, कम से कम थैंक यू तो बोल देना चाहिए था। सच में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं। कहते हुए उसने कार पार्क की और गले में आईडी कार्ड डालकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वह तुरंत अपने केबिन में चला गया, जहां पर वह अपना काम देखने लगा। उसकी ड्यूटी रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक थी, और जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती उसे ज्यादा कुछ काम नहीं था। कुछ देर फाइल में नजर डालने के बाद उसने कॉफी पीने के बारे में सोचा, इसलिए वह खुद ही चला गया ताकि उसे नींद ना आए और वह अस्पताल का एक राउंड भी मार ले। नयनतारा हॉस्पिटल 3 मंजिल का था, जहां पर चिल्ड्रन वार्ड के साथ लेडीज वार्ड और जनरल वार्ड के बाद 3-4 आईसीयू रूम थे, और सबसे आखिर में एक मुर्दा घर था, जिसके बाजू में ही कैंटीन थी। एक तरह से कैंटीन जाने के लिए मुर्दा घर के पास से ही गुजरना पड़ता था, और इस वक्त रवि मुर्दा घर के सामने से ही निकल रहा था। तभी उसने देखा कि एक वार्ड बॉय बड़ी तेजी के साथ मुर्दा लेकर अंदर जा रहा था। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कैंटीन में चला गया। वह वार्ड बॉय, जिसका नाम पांडू था, वह जल्दी से मुर्दा घर के अंदर गया, जहां पर पहले से ही उसका दोस्त जगत उसका इंतजार कर रहा था। उस मुर्दा घर के अंदर सिर्फ वे दोनों ही थे, और वहां पर 3 से 4 मुर्दा शरीर रखे गए थे, और इस वक्त वे दोनों एक लड़की की डेड बॉडी के सामने खड़े हुए थे। देख, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मेरा मतलब है की थी, जगत ने उस मुर्दा शरीर की तरफ देखते हुए कहा। पांडू जल्दी से वहां आया और उसने देखा कि स्ट्रेचर पर एक मुर्दा शरीर रखा हुआ है। उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था, और उसका पूरा शरीर उन लोगों के सामने दिख रहा था। वाकई में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब यह मरने के बाद इतनी सुंदर है, तो जिंदा रहते हुए कितनी सुंदर होगी। इसलिए तो तुझे बुलाया है। जल्दी से अपना काम करते हैं और निकलते हैं। पांडू ने उस लड़की के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और पूछा, लेकिन यह लड़की है कौन, और इसके घर वाले कुछ कहेंगे नहीं? कोई ना कोई तो बाहर होगा ही। अरे, यह एक लावारिस लाश है। कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता, इसीलिए तो इसका नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पर। अब सवाल पूछने में टाइम वेस्ट मत कर और जल्दी से अपना काम कर, फिर मुझे भी करना है। पांडू ने उस लड़की के शरीर पर अपना हाथ घुमाना शुरू किया और उसने सीने की तरफ अपना हाथ ले जाते हुए कहा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? क्योंकि हम दोनों ही बाहर नहीं हैं। अगर डॉक्टर ने आवाज दी तो हमें पता नहीं चलेगा। जगत को पांडू की बात सही लग रही थी, इसलिए उसने कहकर नजर रखने का सोचा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाता हूं, जल्दी से अपना काम खत्म कर। कहते हुए जगत वहां से बाहर चला गया। उसके वहां से जाते ही पांडू उस लड़की के शरीर को देखने लगा। उसके मुंह में उस शरीर को देखकर पानी आने लगा था। उसने जल्दी से कमर के नीचे के कपड़े आजाद कर दिए और वह लड़की के शरीर के पास आकर खड़ा हो गया। आज तो मजा आ जाएगा, कहते हुए जैसे ही उसने लड़की के दोनों पैरों को पकड़ा, तब लड़की के मुर्दा शरीर ने उसे लात मारकर नीचे फेंक दिया। पांडू हैरानी से उस लड़की के शरीर को देखने लगा, क्योंकि वह एक डेड बॉडी थी। वह लात कैसे मार सकती थी? क्या यह जिंदा है? पांडू अपनी जगह से उठा और वह लड़की के पास जाकर ध्यान से देखने लगा। उसने नाक के पास उंगली रखकर देखा, लेकिन उसे उसकी सांस महसूस नहीं हुई। उसने उसका हाथ पकड़ा और नब्ज चेक की, लेकिन वहां पर भी कोई हरकत नहीं थी। उसने दिल के ऊपर हाथ रखा, लेकिन उसे धड़कन की आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए ठीक से देखने के लिए उसने अपना कान उस मुर्दा शरीर के दिल के ऊपर रखा और धड़कन सुनने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे अपने कान के पास जोर से चीख सुनाई दी। यह आवाज इतनी जोर से और इतनी तीखी थी कि पांडू के कान से खून निकलने लगा और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने देखा तो वह लड़की उठकर बैठी हुई थी और वह पांडू की तरफ गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर तेज गुस्सा झलक रहा था। अरे बाप रे, यह क्या है? जान प्यारी है तो भागो, कहते हुए पांडू वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे लड़की ने एक हाथ से ही
उसके पैर को पकड़कर ऊपर उठा दिया। यह सब देखकर पांडु बाहर राह देख रहे जगत को आवाज देने लगा, लेकिन उसकी आवाज इस कमरे में दबकर रह गई, क्योंकि जगत, जो मुर्दा घर के बाहर ही खड़ा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! पांडु खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की ने उसके पैर को ककड़ी की तरह तोड़ दिया, जिससे पांडु जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस लड़की ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसने उसका दूसरा पैर भी तोड़ दिया। वह उसकी हड्डियों को बड़े ही आराम से तोड़ रही थी और उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आ रही थी। आखिर में उस लड़की ने पांडु के सीने को पूरी तरह से 2 हिस्सों में काट दिया और वहां से उसका दिल निकालकर खाने लगी। पांडु वहीं पर मर गया और सब जगह खून फैला हुआ था। इन सब में वह लड़की बार बार आराम से उसका दिल खा रही थी। जगत बहुत देर से बाहर खड़ा था। अक्सर वे दोनों नाइट ड्यूटी लेते थे, खास करके तब जब किसी जवान लड़की की डेड बॉडी वहां पर आती थी। आधी रात को जब सब लोग सो जाते थे, तब वे दोनों उस लड़की के मुर्दा शरीर के साथ गलत काम करते थे। आज इस लड़की को देखकर जगत खुद को रोक नहीं पाया था, इसलिए उसने पांडु को जल्दी ही बुला लिया था। आज वे दोनों जल्दी आ गए थे, इसलिए एक को बाहर रुकना पड़ा था, ताकि अगर किसी ने वार्ड बॉय को आवाज दी तो वह जा सके। जब काफी देर होने के बाद भी पांडु बाहर नहीं आया, तो परेशान होकर जगत ने ही दरवाजा खोल लिया। अरे पांडु के बच्चे, सारा मजा अकेले ही करेगा क्या? कहते हुए जगत अंदर चला गया, लेकिन वहां पर पांडु नहीं था और पूरा मुर्दा घर खाली था। हैरानी की बात यह थी कि वहां पर खून का एक कतरा भी नहीं था। पूरा मुर्दा घर एकदम साफ सुथरा था, जैसे कि पहले हुआ करता था। पांडु वहां नहीं था और उसका मुर्दा शरीर भी कहीं नहीं दिख रहा था। ओए पांडु के बच्चे, कहाँ चला गया तू? जगत हैरान हो गया कि पांडु कहाँ चला गया, क्योंकि दरवाजा खोलकर वह बाहर तो गया नहीं था। फिर वह गया कहाँ? उसने देखा तो वह लड़की का शरीर वैसे का वैसा ही था और पांडु वहां नहीं था। जगत उस लड़की के शरीर के पास गया और उसे हाथ लगने ही वाला था कि बेल बजी। इसका मतलब था कि वहां एक इमरजेंसी केस आया है, इसलिए जगत को वहां से जाना पड़ा। रवि कॉफी पीकर वापस अपने केबिन में आ गया था। तभी उसे मैसेज मिला कि एक इमरजेंसी केस आया है। वह जल्दी से केबिन से बाहर आया तो उसने देखा कि एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके साथ एक और लड़का भी था जो वहीं पर मर चुका था। वहां पर दूसरे डॉक्टर और नर्स भी आ गए थे। रवि ने सबसे पहले घायल लड़के को ऑपरेशन थिएटर में भेजा और उस लड़के को चेक किया जो मर चुका था, क्योंकि कभी कभी किसी की सांस इतनी धीमी हो जाती है कि लोग उसे मुर्दा समझ लेते हैं, लेकिन वह जिंदा होते हैं। उसने देखा तो उसकी सांसें बंद हो गई थीं, इसलिए उसने जगत से कहा, यह मर चुका है, इसे मुर्दा घर में डाल दो। और अब दूसरा वार्ड बॉय कहाँ है? जगत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, वह अचानक तबीयत खराब होने की वजह से आराम कर रहा है। अच्छा ठीक है, इसे मुर्दा घर लेकर जाओ। जगत उस लड़के के शरीर को मुर्दा घर में लेकर गया, जहां रवि ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। घायल लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना जरूरी था। उसकी आईडी कार्ड आदि की जांच की गई। उसे उसके परिवार को फोन कर दिया गया। जगत उस लड़के के मुर्दा शरीर को लेकर अंदर गया और जैसे ही उसने मुर्दा शरीर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि वहां लड़की का मुर्दा शरीर नहीं था। यह देखकर जगत हैरान हो गया और वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर लड़की का मुर्दा शरीर कहीं नहीं दिख रहा था। ये भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पांडु उस लड़की को अपने साथ ले गया है ताकि और मजे कर सके? अगर ऐसा हुआ तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे पांडु को फोन करने का ख्याल आया, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और तुरंत पांडु का नंबर डायल किया और फोन कान में लगा लिया। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फोन की रिंग बजने लगी। जगत को हैरानी तब हुई जब उसे फोन की आवाज अपने आसपास सुनाई देने लगी। उसने फोन को चालू रखा और इधर उधर देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। उसने सब जगह देखा, तभी उसे फोन की आवाज एक डेड बॉडी रखने के कैबिनेट से आ रही थी। जगत को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने धीरे से उस कैबिनेट को खोला तो वह हैरान रह गया और उसने अपना नाक बंद कर लिया। उस कैबिनेट के अंदर मांस के टुकड़े रखे हुए थे और जो कपड़े उसमें रखे हुए थे वह पांडु के थे, क्योंकि उनमें उसके नाम का आईडी कार्ड भी रखा हुआ था। यह सब देखकर जगत को उल्टी होने लगी और वह वहीं पर उल्टी करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि पांडु की ऐसी हालत किसने कर दी, और अगर पांडु मर चुका है तो वह लड़की की डेड बॉडी कहाँ चली गई? उसे कौन ले गया? रात का लगभग 1 बज रहा था
और अस्पताल में खामोशी थी। सिर्फ किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज आ रही थी। वही लड़की भारी कदमों के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी, जहां पर वे पेशेंट भर्ती थे जिनको हार्ट की परेशानी थी। वह लड़की ऊपर चढ़कर दाईं तरफ चली गई, जैसे कि उसे पता हो कि उसे कहां जाना है। वह सबसे पहले दरवाजे के पास जाकर अंदर देखने लगी, लेकिन अंदर एक औरत थी। उसे देखकर वह वापस आगे चली गई और आगे जाने के बाद उसने एक कमरे के अंदर देखा, जहां पर एक आदमी आराम से सो रहा था। उस आदमी को देखकर वह उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी आवाज से उस आदमी की नींद खुल गई। लेकिन कमरे में हल्का अंधेरा होने के कारण उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने कहा, कौन है वहां? डॉक्टर, आप हैं या फिर नर्स हैं? देखिए, अभी मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है, मुझे आराम से सोने दो। लेकिन वह लड़की चुपचाप धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी और यह देखकर उस आदमी ने फिर से पलटकर कहा, मैंने कहा ना कि मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है, मैं सिर्फ डॉक्टर राठौड़ से ही चेकअप कराऊंगा। क्यों? डॉक्टर राठौड़ से ही क्यों? ताकि वह तुम्हारी झूठी रिपोर्ट बना सके। यह सुनकर वह आदमी उठकर बैठ गया और उसने लाइट चलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी उस लड़की ने उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे उस आदमी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। कौन है तू और मुझे परेशान क्यों कर रही है? उस आदमी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, उल्टा उसे और जोर से मरोड़ दिया, जिसकी वजह से उस आदमी के हाथ की हड्डी एक आवाज के साथ टूट गई। हड्डी टूटने के दर्द से वह आदमी जोर से चिल्लाने लगा और उस लड़की की तरफ देखकर कहने लगा, कौन है तू और मुझे क्यों मार रही है? वह भी मैं बताऊं? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या किया था? वह आदमी दर्द के मारे ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ लंबा करके कमरे की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही कमरे की लाइट चालू हुई, उसे उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। पायल, लेकिन तुम नहीं हो सकती। वह लड़की, जिसका नाम पायल था, उसे घूर घूर कर देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा तो दिख रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह आदमी वहां से भागने के लिए उठने लगा, लेकिन पायल ने उसके पैरों को पकड़ लिया। वह आदमी अपने पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पायल ने इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वह अपना पैर हिला तक नहीं पा रहा था। पायल उस आदमी के चेहरे के एकदम नजदीक आई और उसने कहा, तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है ना? वह आदमी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पायल क्या कह रही है। तभी पायल ने पंखे की तरफ देखा, जो छत के ऊपर घूम रहा था। वह आदमी समझ नहीं पा रहा था कि पायल ऊपर क्या देख रही है, इसलिए उसने भी ऊपर देखा। तभी उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया और यह सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी वह गोल गोल घूमता पंखा छत से अचानक टूट गया और वह सीधा उस आदमी के पेट के नीचे आकर गिरा। पंखा उसके ऊपर गिरने के बाद भी घूम रहा था, जिसकी वजह से उसके शरीर का वहीं पर कीमा बन गया। सफेद बिस्तर खून से पूरी तरह से लाल हो गया और वह आदमी पायल की तरफ देखते हुए ही मर गया। रवि बहुत खुश था क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और वह लड़का खतरे में था, लेकिन 20% चांस था कि वह जिंदा बच जाएगा। फ्रेश होकर रवि अपने केबिन की तरफ ही जा रहा था, तभी उसकी नजर पायल के ऊपर गई, क्योंकि यह वही लड़की थी जो उसे रास्ते में मिली थी और उसने उसे यहां पर ड्रॉप किया था। एक्सक्यूज मी। पायल ने उसकी आवाज सुनी और रुककर उसकी तरफ देखने लगी। रवि उसके पास गया और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आप तो कार से गायब ही हो गई थी, लेकिन आप ऊपर कहां गई थी? इस समय किसी से भी मिलना अलाउड नहीं है। आप वह सब छोड़िए, पहले जिस लड़की की डेड बॉडी आपने मुर्दा घर में रखी है उसे चेक करिए। वह अभी भी जिंदा है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा कम हो गई है, उसे सिर्फ इंजेक्शन की जरूरत है। इतना कहकर पायल वहां से चली गई और रवि कुछ देर तक वहीं खड़े होकर सोचने लगा। वैसे तो उसे पायल की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वह मुर्दा घर में गया, जहां उसने देखा कि जगत नीचे बेहोश पड़ा है। उसने उसको हिलाकर उठाया तो वह उठकर बैठ गया, जैसे कि उसे करंट लगा हो। तुम बेहोश क्यों हो गए थे यहाँ पर? तुम्हारे साथी की तरह तुम्हारी तबीयत भी तो खराब नहीं है ना? मेरा दूसरा साथी, वह यहाँ पर कैबिनेट के अंदर है। कहते हुए उसने उसी कैबिनेट को दिखाया जिसके अंदर पांडु का मोबाइल फोन और शरीर के टुकड़े थे। व्हाट नॉनसेंस! कोई इंसान कैबिनेट के अंदर कैसे रह सकता है? तुम्हें पता है ना वह कितना ठंडा होता है? सर, मैं सच कहता हूं, मैंने देखा था। उसका मुर्दा शरीर वहां पर था। नहीं, शरीर के टुकड़े थे वहां पर। रवि को इन सब चक्कर में नहीं पड़ना था। वह उठकर उस कैबिनेट को खोलने के लिए चला गया, लेकिन जगत उसे रोकने की कोशिश करने लगा।
रवि ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने उस कैबिनेट को खोल दिया। रवि ने देखा तो वह पूरी तरह से खाली था। यह देखकर उसने जगत की तरफ देखकर पूछा, इधर आओ और मुझे बताओ कि यहां पर क्या है। जगत इतना डरा हुआ था कि वह अपनी जगह से उठा भी नहीं। उसने तुरंत 3 बार ना कर दिया। रवि ने एक लंबी सांस ली और कहा, गधे, यहां पर कुछ नहीं है। देखो, तुम्हारे सपने के कारण मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस लड़के को जल्दी वार्ड में लेकर जाओ। जगत को कुछ समझ नहीं आया कि डॉक्टर एक डेड बॉडी को गोद में लेकर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन रवि इतना कहकर बाहर निकल गया था, इसलिए जगत को उनकी बात माननी पड़ी। जाते वक्त वह पीछे पलट पलट कर देख रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। रवि ने एक इंजेक्शन निकाला और लड़के के पास आया, जिसे वह मरा हुआ मान चुका था। उसने उसके दिल में वह इंजेक्शन दिया। हैरानी की बात थी कि उस लड़के ने एक लंबी सांस ली और फिर हल्की हल्की सांसें लेने लगा। वह लड़का सच में जिंदा था। जल्दी से, हमें एक और ऑपरेशन करना होगा और उसके घर वालों को तुरंत बुलाओ। ये लड़का जिंदा है। रवि के आसपास एक सीनियर डॉक्टर और एक नर्स खड़ी थी, जो यह देखकर हैरान हो गई। उस लड़के के सर में चोट आई थी और वहां से खून बह रहा था, और अब तक इलाज न होने के कारण उसका ज्यादा खून बह गया था। What are you waiting for? Come on, quick! रवि की बात सुनकर बाकी सब लोग हरकत में आ गए और उस लड़के को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहां पर उसका ऑपरेशन हुआ। करीब 2 घंटे के बाद रवि एक लंबी सांस लेकर बाहर आया। उसने तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन वह लड़का जिंदा था और यह सब कुछ हुआ था उस लड़की की वजह से। ऊपर वाले का शुक्र है, वरना मैं एक जिंदा लड़के को मरा हुआ बता देता और वह बेचारा सच में मर जाता। तभी उसे एक नर्स की चीखने की आवाज आई। वह नर्स जोर जोर से चिल्ला रही थी, खून हो गया, खून हो गया, मिस्टर प्रभात बजाज का खून हो गया। अस्पताल में चारों तरफ डर का माहौल था और डॉक्टर और नर्स, इसके साथ पुलिस वाले भी इधर उधर घूमते हुए बार बार दिखाई दे रहे थे। सवेरे के 10 बज गए थे, लेकिन अभी तक रवि अपने घर नहीं जा पाया था, क्योंकि रात को प्रभात बजाज की मौत हो गई थी। इस वजह से इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको रोका गया था। रवि ने एक ही रात में 2 सर्जरी की थी और दोनों में ही पेशेंट की जान बच गई थी। इस वजह से उसे काफी थकान महसूस हो रही थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन खून की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे न चाहते हुए भी रुकना पड़ रहा था। यह तो अच्छी बात ठीक है। डॉक्टर महेश राठौड़ ने उनको केबिन में आराम करने के लिए कहा था, इसलिए वह बैठकर ही आराम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रवि, जो अभी अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था, उसकी नींद इस आवाज की वजह से टूट गई। उसने देखा तो उसके सामने एक इंस्पेक्टर खड़ा था, जो लगभग दरवाजे के अंदर आ ही गया था, फिर भी अंदर आने की परमिशन मांग रहा था। प्लीज कम इन। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर राहुल चोपड़ा है और मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कल रात मिस्टर बजाज की मौत हो गई और उस वक्त आप ही ड्यूटी पर थे, राइट? मुझे लगता है आपने कुछ तो अनयूजुअल देखा ही होगा। रवि पहले ही थका हुआ था और नींद के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी, इसलिए उसने बात को खत्म करने के लिए तुरंत कहा, जी हाँ, कल मैं ही ड्यूटी पर था इंस्पेक्टर चोपड़ा। लेकिन मैं बता दूं कि कल मैंने 2 सर्जरी की और ऊपर से मिस्टर बजाज को सिर्फ डॉक्टर राठौड़ ही देखते थे और वह किसी और को अपने कमरे में पसंद ही नहीं करते थे, इसलिए उनके कमरे में जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रात भर जागा हूं और मैंने 2 सर्जरी की है और इस वक्त मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है और आज रात को वापस मुझे आना है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए ताकि मैं सो सकूं। राहुल ने देखा कि रवि की आंखों में नींद थी और वह सही में थका हुआ लग रहा था और बाकी लोगों ने भी यही बताया था कि रात को 2 सर्जरी हुई थी, इसलिए सीधी बात है कि रवि को सांस लेने के लिए भी वक्त नहीं मिला होगा। राहुल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, देखिए डॉक्टर, मैं आपको जाने से रोक नहीं रहा हूं, बस कुछ इंक्वायरी है जो मुझे करनी पड़ती है। क्या आप मिस्टर बजाज के बारे में कुछ जानते हो? रवि ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था, उसने सिर्फ अपना सर ना में हिलाया। राहुल ने ऐसे स्माइल की जैसे कि उसे इस बात की जानकारी हो कि रवि यही जवाब देने वाला है, और फिर उसने कहा, दरअसल मिस्टर प्रभात बजाज एक बहुत ही सफल कारोबारी हैं। उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की होगी और बहुत पसीना भी बहाया होगा, लेकिन साथ में खून भी बहुत बहाया है। उन्होंने जमीन को खाली करवाने के लिए कई लोगों के घर उजाड़े हैं और एक फैमिली को उन्होंने बहुत परेशान किया था। पूरे परिवार को, यानी माता पिता को बंद कर उनकी आंखों के सामने अपनी जवान बेटी का दुष्कर्म किया था और फिर उन सबको मारकर टुकड़े टुकड़े करके
उनके ही घर में गाड़ दिया था। राहुल की बात सुनकर रवि को बहुत अजीब लग रहा था। उन माता पिता को कैसा लग रहा होगा जब उन लोगों की आंखों के सामने उनके बच्चे का दुष्कर्म हो रहा होगा। राहुल ने आगे कहा, उतना ही नहीं, उसने 18 साल की उस घर की लड़की के साथ साथ उसकी लड़की की छोटी बहन जो सिर्फ 12 साल की थी उसका भी दुष्कर्म किया। सिर्फ वही परिवार नहीं, उसने कई ऐसे परिवार के साथ ऐसा ही किया था। और जब उनके सबूत हमारे हाथ में आने लगे तो उसने अपने आप को बीमार कोशिश कर दिया और यहां आकर भर्ती हो गया था। कानून का शिकंजा उसके ऊपर कसने ही वाला था, लेकिन उसे मानसिक रोगी बता दिया गया था। देखो, मुझे लगता है कि उसके ही किसी दुश्मन ने उसकी यह हालत कर दी थी। वैसे तो अगर उसकी हालत ऐसी होती है तो यह अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कानून के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। अच्छा इंस्पेक्टर, मैं सच कहता हूं, मुझे कुछ नहीं पता है और मैं तो ठीक से उस आदमी को जानता भी नहीं हूं। फिर भी ऐसी कोई भी बात मुझे याद आती है तो मैं आपको बता दूंगा। रवि की आंखें नींद के मारे लाल हो गई थीं, इसलिए राहुल ने रवि को वहां से जाने की परमिशन दे दी। रवि वहां से निकल ही रहा था कि उसने कुछ सोचा और फिर कहा, एक्चुअली कल हमारा एक वार्ड बॉय जिसका नाम शायद पांडू था, वह कहीं चला गया था और बाद में आया ही नहीं था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहने के बाद रवि अपने घर की तरफ चला गया और कुछ देर तक वहीं पर बैठने के बाद राहुल पांडू के बारे में पूछताछ करने लगा। रात को जितना भी स्टाफ ड्यूटी पर था उन सब से पूछताछ हो रही थी और उनके बाद सबको जाने दिया जा रहा था। राहुल ने देखा कि एक वार्ड बॉय से पूछताछ की जा रही है जो काफी डरा हुआ दिख रहा था। राहुल को याद आया कि पांडू नाम का वार्ड बॉय रात को गायब था, इसलिए उसने जगत से पूछताछ की। सर, वह रात को उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वह घर जाने की बात कह रहा था। बाद में कब गया वह मुझे नहीं पता। जिस तरह से डरते डरते वह यह कह रहा था, दाल में कुछ काला था, ऐसा राहुल को लग रहा था। तुमने आखिरी बार उसे कब और कहां देखा था? मुर्दा घर में देखा था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। जगत ने यह बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। पहली बात तो यह कि वह और पांडू मिलकर जवान लड़कियों की लाशों के साथ मजे लेते थे और पिछली रात को पांडू मर गया था। वह यह बात कैसे बताएगा? समझो कि उसने बता भी दिया, लेकिन क्या कोई उसकी बात पर भरोसा करेगा? क्योंकि डॉक्टर रवि को उसका मुर्दा शरीर नहीं दिखा था। कहाँ है तुम्हारा मुर्दा घर? जगत इंस्पेक्टर राहुल को मुर्दा घर में ले गया और अंदर से दिखाने के लिए उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी हुई डेड बॉडी पर गई तो उसकी जान गले में ही अटक गई। जिस लड़की के शरीर के साथ वे लोग खेलने के लिए आए थे और जो रात को गायब हो गई थी, वह अभी सामने ही लेटी हुई थी। यह यहां कैसे आई? कौन यहां कैसे आई? क्या कह रहे हो तुम? जगत उस लड़की के मुर्दा शरीर को देखकर एकदम डर गया और चक्कर खाकर वहीं गिर गया। रवि दिन भर घर में आराम से सोने के बाद वापस रात को अस्पताल के लिए निकले। तब उन्होंने देखा कि वही लड़की आज भी उसी जगह पर खड़ी थी। रवि को बहुत अचरज हुआ, इसलिए उसने वापस गाड़ी वहीं रोकी और इस बार बिना कोई बात किए ही वह लड़की चुपचाप जाकर उसके बगल में आकर बैठ गई। वैसे कल आपने उस लड़के के बारे में बताया, वह बहुत अच्छा किया। जैसा आपने कहा था, वह सच में जिंदा था। क्या आपको कोई डॉक्टर या फिर नर्स है या फिर कोई इन सब बातों की जानकार है? आपको कैसे पता कि वह जिंदा है? उसके शरीर से आत्मा निकली नहीं थी ना, इसलिए। उस लड़की का ऐसा अटपटा जवाब सुनकर रवि को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को जाने देते हुए कहा, आपने बताया नहीं कि आप किससे मिलने के लिए गई थी? प्रभात बजाज से। यह जवाब सुनकर रवि हैरानी से उसे देखने लगा। रवि ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, क्या आपको पता है कि उनकी मौत हो गई है? कल रात को एक हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि उनका खून हुआ है। आप वहां जाकर अपना टाइम ही वेस्ट करेंगी, इसलिए वहां मत जाइए। आज मैं उनको मिलने के लिए नहीं जा रही हूं, आज मुझे किसी और से मिलना है। रवि चाहता था कि वह लड़की वहां जाकर निराश न हो जाए। उसके बाद उसे समझ ही नहीं आया कि यह लड़की भी तो खूनी हो सकती है। वह लड़की देखने में मुश्किल से 16 से 17 साल की लगती थी, मासूम और एकदम कमजोर। वह भला किसी को कैसे मार सकती है? वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। पायल गजानन राउत। अच्छा, उस आदमी की मौत के बारे में पुलिस कह रही है कि उनका खून हुआ है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप वहां बिल्कुल मत जाइए, वरना पुलिस आपके ऊपर शक करेगी और आपको बिना वजह परेशान होना पड़ेगा। रवि सिर्फ यह चाहता था
कि बेचारी लड़की को ज्यादा परेशानी ना हो, लेकिन उस लड़की ने सीधा जवाब दिया, पुलिस मुझे कुछ नहीं कर सकती, आप मेरी चिंता मत करें, मैं बस अपना काम करूंगी और वापस अपनी जगह चली जाऊंगी। रवि यह देखकर हैरान था कि कल यह लड़की एक शब्द भी नहीं कह रही थी, जबकि आज वह उसके हर सवाल का जवाब दे रही थी। कुछ ही देर में वे लोग अस्पताल पहुंच गए और वह लड़की बिना कुछ कहे हॉस्पिटल के अंदर चली गई। रवि ने देखा कि आज भी वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन किसी ने उस लड़की को अंदर जाने से नहीं रोका, यहां तक कि उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जब रवि अंदर गया तो उनसे आईडी कार्ड मांगा गया। रवि उनसे यह पूछना चाहता था कि उन्होंने उस लड़की को क्यों नहीं रोका, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। पायल, 1 मिनट रुकोगी? रवि की बात सुनकर पायल वहीं रुक गई और रवि उसके पास जाकर पूछने लगा, तुम पुलिस वालों को जानती हो क्या? उन्होंने तुम्हें रोका क्यों नहीं? मैं हवा हूं डॉक्टर, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह बात सुनकर रवि हंसने लगा, क्योंकि इस तरह की बातें सिर्फ फिल्मी डायलॉग में अच्छी लगती थीं। 2 पुलिस वाले जो गेट पर खड़े थे वह रवि को बड़े अजीब नजरों से देख रहे थे। इन सब बातों से अनजान रवि पायल के साथ बात करते हुए अंदर चला गया। रवि जब अपने केबिन में गया तो जगत पहले से वहां बैठा हुआ था, जो काफी डरा हुआ दिख रहा था। वह थर थर कांप रहा था और उसे ऐसे देखकर रवि को लगा कि वह पुलिस से डरा हुआ है, इसलिए उसने कहा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? कहीं उसे बजाज का खून तुमने तो नहीं किया? नहीं सर, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। सर, मुझे लगता है कि उनका खुद किसी आत्मा ने किया है, जैसे कि पांडु का किया था। उसकी ऐसी बातें सुनकर रवि ने उसको डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तो? और पांडु को क्या हुआ है? वह तो घर गया है ना? जगत डरा हुआ था और इस वजह से उसने रवि को पिछली रात की सारी बातें बताई और यह भी बताया कि शायद पांडु मर चुका है, क्योंकि जगत ने पांडु के घर पर फोन किया था, लेकिन वह तो घर पहुंचा ही नहीं था। सारी बातें सुनने के बाद रवि ने हैरान होते हुए पूछा, डेड बॉडी? लेकिन मुझे तो किसी डेड बॉडी के बारे में पता नहीं है। सर, वह लड़की की डेड बॉडी दिन को आई थी और इस वजह से आपको पता नहीं होगा। हम भी जब यहाँ आए तब हमें पता चला। सर, मुझे लगता है कि वह कोई डेड बॉडी नहीं है, कोई आत्मा भूत प्रेत पता नहीं क्या है। वह कभी होती है तो कभी नहीं होती है, फिर अगले टाइम फिर से आ जाती है। सर, मुझे पूरा भरोसा है कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि कोई आत्मा है। व्हाट नॉनसेंस, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। देखो, इंसानी शरीर सिर्फ एक शरीर होता है, जैसे बाकी जानवरों का होता है। उसमें कोई आत्मा भूत प्रेत पलीत कुछ नहीं होता। वह सब छोड़ो, चलो मुझे दिखाओ कि वह लड़की की बॉडी कहाँ है। वापस उस मुर्दा घर में उसी लड़की के शरीर के सामने जाना होगा जिसने पांडु को बड़े ही बेरहमी से मार डाला था। यह सोचकर ही जगत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, कर मेवा नहीं जाने वाला। आपको देखना ही है तो मेरे फोन में उसकी फोटो देख लो। कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और जल्दी से उसे फोटो को निकाला जिसे उसने खींचा था और पांडु को भेजा था। उसने फोटो की तरफ देखा जहां पर वह लड़की का मुर्दा शरीर रखा हुआ था, जिसमें वह आराम से सो रही थी। उसने तुरंत वह फोन रवि के हाथ में दे दिया। रवि ने अपने हाथ में फोन को लिया और जैसे ही उसे फोटो को देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि यह फोटो तो पायल की थी, लेकिन पायल तो जिंदा थी, उसी ने तो उसे अस्पताल में छोड़ा था। रवि ने गुस्से में पांडु की तरफ देखा और कहा, यह क्या बकवास लगा रखी है तुमने? जिस लड़की की फोटो तो मुझे दिखा रहे हो ना, वह लड़की जिंदा है और मुझे रास्ते में मिली थी। मैं ही उसे अस्पताल लेकर आया था। आइंदा से इस तरह का मजाक मेरे सामने किया ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि अब तो मुर्दा घर के पास भी नहीं जाओगे। सर, मैं तो खुद आपसे यह कहने वाला था कि मुझे यहां से काम छोड़कर ही चले जाना है। मुर्दा घर के पास जाने की तो बात ही छोड़ो। जगत ने फोन ले लिया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि रवि ने ऐसा क्यों कहा कि वह लड़की जिंदा है और उसने उसे अस्पताल में छोड़ा था। उसने ना कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा, चुपचाप फोन लेकर वहां से चला गया। रवि को जगत के ऊपर बहुत गुस्सा रहा था, क्योंकि वह अपने किए को छुपाने के लिए एक जिंदा लड़की को मुर्दा साबित करने पर तुला हुआ था। अगर रवि ने उसे लड़की को अपनी आंखों से ना देखा होता तो वह इन सब बातों पर भरोसा कर लेता। अधूरी नींद और परेशानी के कारण उसके सर में दर्द होने लगा, इसलिए उसका मन हुआ कि वह कॉफी पिए। कॉफी लेने के लिए उठकर वह कैंटीन की तरफ जाने लगा। वह कैंटीन में चाय पी रहा था, तब उसने देखा कि जगत जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। रवि ने उसे इग्नोर किया और कॉफी पीने लगा। जगत वहां से जाना चाहता था, इसलिए वह डॉक्टर राठौड़ को ढूंढ रहा था ताकि वह उनको यह बता सके कि वह यह सब कुछ छोड़कर जाना चाहता है। किसी ने उसे बताया था कि वह ऑपरेशन थिएटर में है,
इसीलिए वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो गया। उसने देखा तो थिएटर की वह लाल बत्ती बंद थी और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। फिर भी उसने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, राठौड़ सर, क्या आप अंदर हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंदर एकदम अंधेरा था, इस वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन दूर एक कुर्सी थी जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ था। अंधेरे में उसका सिर्फ आकार दिख रहा था, चेहरे का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने थोड़ा नजदीक आकर कहा, साहब, मुझे नौकरी छोड़नी है। अंधेरे में बैठे हुए उस आदमी ने हाथों के इशारे से इसका कारण पूछा। यह देखकर जगत ने तुरंत कहा, सर, कारण कुछ नहीं है, बस मुझे दूसरी जगह काम ढूंढना है, क्योंकि मेरा घर यहां से बहुत दूर है और आने जाने में बहुत समय लग जाता है। जगत उनको सच नहीं बता सकता था, इसलिए उसने झूठ बहाना बताया। तभी उसने देखा कि अंधेरे में बैठे हुए आदमी ने अपने गले को उंगलियों के चिमटी से पकड़ते हुए यह इशारा किया कि वह सच बोले। साहब, मैं सच कह रहा हूं, यही कारण है। सच बताओ जगत। आवाज सुनकर जगत हैरान हो गया, क्योंकि यह आवाज डॉक्टर राठौड़ की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। आवाज जानी पहचानी तो थी, लेकिन काफी दबी हुई थी, जैसे कि उसका मुंह दबाया जा रहा हो। कौन है आप? यह आवाज डॉक्टर राठौड़ की नहीं है। अपने दोस्त को इतनी जल्दी भूल गया? कहते हुए वह आदमी जो कुर्सी में बैठा हुआ था उठ गया और धीरे धीरे सामने की तरफ आने लगा। वह ऐसे चल रहा था जैसे कि उसके शरीर में हड्डियां ना हों, और ऊपर से चलते समय हड्डियों की आवाज भी आ रही थी। उसके चलने की जो आवाज थी वह इतनी भयानक थी कि जगत के हाथ पैर कांपने लगे। तभी उसकी जेब में रखा हुआ फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला, क्योंकि फोन इतनी तेजी से वाइब्रेट हो रहा था कि उसके पैरों में जलन होने लगी थी। जल्दी से अपना फोन बाहर निकालो, नहीं तो उसके साथ तुम भी जल जाओगे। जगत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी अपना फोन बाहर निकाला। उसने देखा कि उसके फोन में पायल की डेड बॉडी की फोटो थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब उसने वह फोटो खींची थी उस समय पायल की आंखें बंद थीं, लेकिन इस समय पायल की आंखें खुली थीं और वह जगत को देख रही थी। जगत ने हैरानी से सामने उस आदमी की तरफ देखा तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वह आदमी 2 कदम आगे आ गया था और अब उसका चेहरा दिख रहा था। वह कोई और नहीं, पांडु था। उससे भी गजब बात यह थी कि इस वक्त पांडु का चेहरा पीछे की तरफ था, जैसे कि उसकी गर्दन को मरोड़ा गया हो, और शायद इसी वजह से उसकी आवाज दबी हुई निकल रही थी। यह देखकर जगत डर गया और पीछे हटने के चक्कर में नीचे जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। फोन नीचे गिरते ही टुकड़ों में बंट गया और उसके अंदर से पायल बाहर आकर जगत के सामने खड़ी हो गई। जगत यह देखकर डर गया था, लेकिन उसमें वहां से भागने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह नीचे ही पड़ा रहा। तुम लोगों को लड़कियों के शरीर में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। ऐसी भी कौन सी दिलचस्पी है कि मुर्दा लड़की के शरीर को भी नहीं छोड़ते। जगत उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक गए थे और वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। उसने पायल की तरफ देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लड़कियों को तुम लोग जीते जी नोचते रहते हो और मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं देते। तुम जैसे नामर्दों के साथ क्या करना चाहिए? जगत डर हुआ था। तभी पांडु ने पीछे से कहा, माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने भी मांगी थी, लेकिन इसने सुना ही नहीं। अब तेरा भी वही हाल होने वाला है जो मेरा हुआ था। पांडु बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी गर्दन बिल्कुल पीछे मुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से जगत को बहुत डर लग रहा था। पायल ने आगे जाकर जगत का गला पकड़ लिया और उसे अपने नजदीक खींचकर कहा, तुम्हें बहुत मजा आता है ना लड़कियों के शरीर के साथ खेलने में? आज मैं तेरे शरीर का वह हाल करूंगी कि तू कुछ करने के लायक ही नहीं बचेगा। कहते हुए उसने जगत के हाथ को पकड़ा और उसे पूरी तरह से पीछे मोड़ दिया, जिसकी वजह से एक हड्डी टूटने की आवाज आई और साथ में जगत के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसने मदद की आशा में दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि उसने इतनी जोर से चीख मारी थी कि बाहर किसी ने तो जरूर सुन लिया होगा, लेकिन उसे बाहर कोई हलचल नहीं सुनाई दी। मैंने भी ऐसे ही दरवाजे की तरफ देखा था जहां पर तू खड़ा था, लेकिन कोई नहीं आया था। इस लड़की के आसपास जो कुछ भी होता है ना, उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता जब तक वह ना चाहे। इतना कहकर पांडु हंसने लगा। जगत ने देखा कि पायल के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, न गुस्सा और न ही खुशी। वह बस बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। जगत ने दूसरे हाथ से खुद को खिसकाने की कोशिश की ताकि वह दरवाजे तक पहुंच सके, लेकिन पायल ने उसके पैरों को पकड़ा
और उसके पैर को घुटने के पास से उल्टा मोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। पायल कुछ नहीं सुन रही थी। उसने दूसरी तरफ देखा, जहां पर बिजली का उपकरण था। उसने एक हाथ से जगत को उठा लिया और उसे बिजली के उपकरण की तरफ ऐसे फेंक दिया जैसे कि वह कोई खिलौना हो। बिजली के उपकरण पर गिरते ही उसके पूरे शरीर में करंट लगने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर काला हो गया और वह नीचे जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ रवि कॉफी पी रहा था। तब उसने देखा कि पूरे अस्पताल की लाइट जल और बुझ रही थी। कुछ देर के लिए सब जगह अंधेरा हो गया, लेकिन अगले ही पल लाइट वापस आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पल के लिए कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ था। रवि ने अपनी कॉफी खत्म की और वह कल जिनका ऑपरेशन किया था उनका चेक करने के लिए चला गया। दोनों लड़कों के साथ उनके रिश्तेदार रुके हुए थे, जिन्होंने रवि को उनके बच्चे को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों लड़कों ने बताया कि वह लोग रात में पिक्चर देखने गए थे, जहां पर उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया। रवि ने उन दोनों को सलाह दी कि वह रात में इस तरह से घूमना न करें, और फिर उनका चेक करके रवि वापस दूसरी तरफ चला गया। उसे बहुत खुशी थी कि वह दोनों जल्दी रिकवर कर रहे थे। वह बाकी पेशेंट को चेक कर रहा था और फिर वह कुछ देर के लिए आराम करने वाला था। जैसे ही वह जनरल वार्ड से बाहर निकला, उसकी नजर सीढ़ियों पर गई, जहां पर पायल ऊपर की तरफ जा रही थी। पायल ऊपर कहां जा रही है? मैंने तो बता दिया था कि प्रभात बजाज की मौत हो गई है। रवि उसके पीछे पीछे जाने लगा। वह यह ध्यान रख रहा था कि पायल उसे देख न ले, क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि वह ऊपर क्या करने जा रही है। बीच में एक दो बार पायल ने पीछे पलटकर देखा भी था, लेकिन रवि ने खुद को अच्छे से छुपा लिया था। रवि ने देखा कि पायल ऊपर एक केबिन के अंदर चली गई। रवि को पता था कि वह केबिन किसका है। यह तो डॉक्टर राठौड़ का केबिन है। क्या पायल यहां इनसे मिलने के लिए आई थी? रवि धीरे से केबिन के पास गया और उसने हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा, जहां पर डॉक्टर राठौड़ आराम से बैठे हुए थे और अपने हाथ में पड़े हुए एक पुस्तक में बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उस पुस्तक को देखते हुए वह बार बार अपना हाथ अपने सीने पर घुमा रहे थे और उनके चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था जैसे कि वह कुछ ऐसा देख रहे हों जिसकी वजह से उनके अंदर वासना के भाव आ रहे थे। काश ऐसी लड़की मेरे सामने होती तो सच कहता हूं, मजा ही आ जाता। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूं डॉक्टर? डॉक्टर राठौड़ उस मैगजीन को देखने में इतना व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पायल उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। पायल ने जिस तरह से अपनी बात कही थी, रवि को ऐसा लगने लगा था कि वह कोई ऐसी लड़की है जो अपना शरीर लोगों को बेचती है। लेकिन तुम कैसे हो सकती हो? तुम तो मर चुकी हो ना। मैंने तुम्हारी तस्वीर बजाज के पास देखी थी। उसने बताया था कि उसने तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके तुम्हें घर में गाड़ दिया था। क्या तुम बच गई थी? लेकिन यह तो संभव है। जैसे ही यह लाइन रवि ने सुनी तो उसके होश उड़ गए। इसका मतलब यह था कि जगत जो कह रहा था वह सच था। पायल सच में मर चुकी थी। इसका मतलब है कि उसकी डेड बॉडी मुर्दा घर में सच में थी। आपने सही कहा, मैं मर चुकी हूं और अब मेरा सच में वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं अपना काम पूरा करके जाना चाहती हूं। डॉक्टर राठौड़ अपनी कुर्सी से उठने जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही पायल ने उनकी कुर्सी को पकड़ा और इतनी जोर से गोल गोल घुमाया कि ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। कुर्सी इतनी जोर से घूम रही थी कि डॉक्टर राठौड़ के मुंह से खून निकलने लगा। पायल कुर्सी को और ज्यादा जोर से घुमा रही थी। घूमती हुई कुर्सी में से कुछ चीज जाकर गिरी। जब रवि ने उस चीज की तरफ देखा तो वह एक हाथ था जो शायद डॉक्टर राठौड़ का ही था। इसी तरह से उनका पैर भी टूटकर बाहर गिर गया और फिर उनका सर एक फुटबॉल की तरह टेबल में आकर लगा। कुछ ही देर में वह कुर्सी रुक गई और अब वहां पर सिर्फ डॉक्टर राठौड़ का टूटा फूटा शरीर पड़ा था, जिसमें हाथ, पैर और कर गायब थे। रवि के मुंह से आवाज निकलने वाली थी, लेकिन उसने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने देखा कि पायल वापस दरवाजे की तरफ आ रही थी और यह देखकर रवि वहां से भागने गया, लेकिन किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। आप कहां जा रहे हैं डॉक्टर रवि? रवि डर गया था क्योंकि उसने देखा था कि पायल ने क्या किया था और ऊपर से उसे पता भी चल गया था कि पायल कोई जिंदा इंसान नहीं है। वह सच में कोई प्रेत है या फिर कोई चुड़ैल है। रवि ने डरते हुए पीछे देखा तो वहां पर पायल खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया है पायल, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं। यह बात गलत है डॉक्टर। सच बात यह है कि आप हमें जानते हो। रवि को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसने सच में पायल को पहली बार ही देखा था। उसे लगने लगा था कि डॉक्टर राठौड़ के बाद अब उसकी बारी है। तभी पायल ने रवि की तरफ देखकर कहा,
आज से करीब 2 साल पहले आपने एक ऑन ऑपरेशन किया था एक लड़की का। उसके पिता के पास ऑन ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, तो अपने ही वह पैसे दिए थे और साथ में उसकी ऑन ऑपरेशन भी किया था। क्या आपको याद है? रवि ने याद करने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी से याद नहीं आया, क्योंकि रवि इस तरह की मदद हमेशा कर लिया करता था। वह काफी अमीर परिवार से बिलोंग करता था, इसीलिए वह हमेशा उन लोगों की मदद करता था जो अपनी मदद नहीं कर सकते थे। मुझे लगा ही था कि आपको याद नहीं होगा, इसलिए तो मैंने आपकी मदद ली थी यहां तक आने के लिए। रवि को समझ नहीं आया कि उसने पायल की मदद कैसे की, क्योंकि जगत के हिसाब से उसकी डेड बॉडी तो दिन को ही आ गई थी, जबकि उसने तो पायल को रात के समय लिफ्ट दी थी। अभी मैं जा रही हूं क्योंकि मेरा एक आखिरी काम अब भी बाकी है। इसका मतलब यह था कि पायल अभी भी किसी और को मारने वाली है। रवि एक डॉक्टर था और वह कोशिश करता था जिससे दूसरों की जान बच सके। इसलिए उसने पायल को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, देखो पायल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी की जान लेनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम उनको माफ कर सको, या फिर माफ? आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था? रवि को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने अपना सिर्फ सरना में हिलाया। पायल ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, यह सब कुछ आज से 6 महीने पहले शुरू हुआ था। आज से 6 महीने तक हमारे घर में सब कुछ सही था। मैं मेरे माता पिता और छोटी बहन के साथ हंसी खुशी रहती थी। मेरे पिताजी हमेशा वह किस्सा सुनाते थे कि किस तरह से मैं छत से नीचे कांच में गिर गई थी और कांच के बारीक बारीक टुकड़े मेरे शरीर के अंदर फंसे गए थे, और उस समय उनके पास ऑपरेशन करने के पैसे नहीं थे। उसी समय डॉक्टर रवि ने बिना पैसे लिए मेरा ऑपरेशन किया था, और जब अस्पताल वालों की तरफ से दबाव बनाया गया तो उन्होंने अपनी तरफ से पैसे जमा किए थे। पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं, और बिल्कुल डॉक्टर रवि की तरह बनूं। मैंने भी सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और इसके लिए मैं भरपूर मेहनत की। मैं कॉलेज में पहुंच गई थी, जहां पर भी मैं बहुत मेहनत करती थी। उसी समय मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, जिससे कुछ समय के बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मेरे माता पिता इस रिश्ते से राजी थे और उस लड़के के पेरेंट्स भी इस बात के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनती मैं शादी नहीं करूंगी, और वह लड़का और उसके माता पिता इस बात के लिए राजी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार एक बिजनेसमैन हमारे घर आया और उसने कहा कि उनको हमारे खेत की जमीन चाहिए। उनको वहां पर कोई फैक्ट्री बनानी थी, लेकिन पिताजी ने इसके लिए मना कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात पर उसने हमारा जीना हराम कर दिया था। वह हमेशा धमकी भरे फोन कॉल्स करता था और किसी न किसी को हमें धमकाने के लिए भेजा करता था। तंग आकर पिताजी ने इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी, और इस बात से तो वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। मुझे अभी भी बहुत याद है, जब हम लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय हमारे घर का दरवाजा कोई जोर जोर से बजाने लगा। मैं उस वक्त मेरे कमरे में पढ़ाई कर रही थी। दरवाजे की नॉकिंग की आवाज सुनकर मैं अपनी जगह से उठी तो थी, लेकिन वापस बैठ गई, क्योंकि इस समय मेरी कोई दोस्त आती नहीं थी, तो शायद पिताजी के ही दोस्त होंगे। इतनी रात को कोई आया है, यह सोचकर मेरे माता पिता भी थोड़े परेशान दिखे, क्योंकि पहले ही उनको धमकी मिल चुकी थी। लेकिन कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, यह सोचकर पिताजी दरवाजा खोलने के लिए गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, 3 लोग मेरे पिताजी को धक्का देकर घर के अंदर जबरदस्ती आ गए, जिसमें से एक वही आदमी था जो हमारी जमीन खरीदना चाहता था। नमस्ते जी, नमस्ते। मैंने सुना है कि आपने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, क्या यह सच है? हाँ, तुम्हारे कारण ही मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखी है, वरना हमारे परिवार में तो कोई पुलिस स्टेशन जाता तक नहीं है। पिताजी की बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा, और उसने हंसते हुए कहा कि बड़ी अच्छी बात है जब आपके घर में कि आप में से कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। देखिए, तकलीफ देना हम भी नहीं चाहते, हमें तो सिर्फ वह जमीन चाहिए बस। और कुछ मांगते हैं क्या हम? अरे, एक जमीन ही तो मांग रहे हैं। कौन सा खजाना गड़ा है उसमें जो छोड़ नहीं रहे हो? मैं और मेरी छोटी बहन कब से कमरे के अंदर थे, और मेरी बहन डर रही थी। वहीं मैं यह जानने की कोशिश कर रही थी कि बाहर कौन है। जब मैंने देखा कि उस आदमी की आवाज बढ़ रही है और उसकी आवाज में धमकी का सुर आ रहा है, तो मैं कमरे से बाहर आ गई। देखो, तुम कोई भी हो, चले जाओ यहां से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैं अपने पिताजी को इतना बेइज्जत होते हुए कैसे सुन सकती थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे देखते ही उस आदमी के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई, और वह मुझे सर से लेकर पैर तक घूर कर देखने लगा। मुझे उसकी नजर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी जाकर उसकी आंखें फोड़ डालूं।
ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपनी नजरों से मेरे कपड़ों के अंदर तक देख रहा था। उसने मेरे पिताजी को दूर धकेल दिया और वह मेरी तरफ आने लगा। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहा, अच्छा, तो ये खजाना छुपा कर रखा था तूने। अगर पहले पता होता तो पहले खजाने को लूटते, फिर जमीन भी छीन लेते। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कहते हुए मुझे जबरदस्ती चूमने की कोशिश करने लगा। मैंने उसको अपने से दूर रखने की बहुत कोशिश की। जब मेरे पिताजी उसको मुझसे दूर करने की कोशिश करने लगे तो उसने अपने साथ आए 2 आदमियों को कहकर मेरे माता पिता को कुर्सी के साथ बंधवा दिया। उसने मेरे माता पिता के सामने ही मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरा बलात्कार करने लगा। मैं देख रही थी कि मेरे माता पिता अपनी आंखें बंद करके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। लेकिन उस आदमी के अंदर से हवस नाम का दानव निकल ही नहीं रहा था। जब उसने मेरा बलात्कार कर लिया तब वे 2 आदमी दिखे और कहने लगे कि वे भी मेरे साथ वही करना चाहते हैं। लेकिन उस आदमी ने अपनी हंसी में दुनिया भर का कपट लाते हुए कहा, इसे भूल जाओ, इसे मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूं। इसके साथ मुझे बहुत मजा आया है, इसलिए अब यह रात को मुझे वहीं मजे देगी। तुम चाहो तो वह छोटी वाली को ले सकते हो। अभी मुझे ख्याल आया कि मेरी छोटी बहन तो कमरे के अंदर छुपी हुई है। शायद वह दरवाजे तक आ गई थी और वह रो रही थी। ये सब कुछ देखकर मैंने उस आदमी से हाथ जोड़ते हुए कहा कि अगर वह चाहे तो मेरे साथ ये सब कुछ हमेशा के लिए कर सकता है, बस मेरी बहन को कुछ न करे। लेकिन उसने मेरी सुनी ही नहीं। मैं देख रही थी कि वे दोनों आदमी मेरी छोटी बहन को लेकर बेडरूम के अंदर चले गए, जहां से उसके रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर के बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई। सब जगह खामोशी छा गई और तभी एक आदमी बाहर आकर बोलने लगा कि वह छोटी लड़की मर गई। मेरी बहन बहुत छोटी थी, वह उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपना दम तोड़ दिया। यह सुनकर मेरे माता पिता रोने और चिल्लाने लगे और कहने लगे कि वे पुलिस को यह सब बता देंगे। और यह देखकर उस आदमी ने मेरे माता पिता को मेरी आंखों के सामने मार डाला। मैं कुछ नहीं कर सकी। अपना सब कुछ गंवा देने के बाद मैं उसके साथ में रखेल बनकर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने भी अपने आप को मार डाला। उसने हमारे मुर्दा शरीर के टुकड़े करके इस घर के अंदर खड़ा करके गाड़ दिया। हमारा घर एक बड़े से खेत में था, इसलिए हमारी आवाज दूसरे किसी को सुनाई ही नहीं थी। तो क्या आसपास किसी का घर ही नहीं था? और इस बात का उसने अच्छा फायदा उठाया। उसके बाद पायल ने रवि की तरफ देखा और पूछा, आप बताओ कि इतना होने के बाद क्या मैं उसे माफ कर देती? उसने डॉक्टर राठौड़ की मदद से खुद को पागल साबित कर दिया, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। लेकिन अभी भी वह 2 बाकी हैं जिन्हें मुझे मारना है। रवि ने सारी बातें सुनी और फिर उसने पूछा, लेकिन जब उसने तुम्हारे पूरे परिवार के टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिए थे, तो फिर तुम इस तरह से सामने कैसे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। पायल ने रवि की तरफ देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर पहले उसने अपने जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ ये सब बताया था, लेकिन उसके चेहरे पर दुख के भाव थे और ना उसकी आंखों में कोई नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर बहुत सारा तूफान समाया हुआ था, लेकिन चेहरे पर एकदम खामोशी थी। क्या हुआ? तुमने बताया नहीं कि तुम बाहर कैसे आई? उसके बारे में मैं आपको बताती हूं डॉक्टर। रवि ने जब आवाज की तरफ देखा तो वहां पर इंस्पेक्टर राहुल खड़े थे। जिस तरह से राहुल रवि और पायल को देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पायल को देख सकता है जबकि उसे कोई और नहीं देख सकता था। रवि को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। राहुल उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसने आसपास देखते हुए कहा, अंदर बैठकर बातें करते हैं, यहां पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर राहुल उस कमरे के अंदर चला गया जहां पर कुछ देर पहले ही डॉक्टर राठौड़ की मौत हुई थी। रवि को लग रहा था कि क्यों उन लोगों को डॉक्टर राठौड़ की कटे हुए बॉडी के सामने ही सारी बात करनी होगी। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि कमरा एकदम साफ सुथरा था और वहां पर डॉक्टर राठौड़ की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं थी। यह सब देखकर वह बहुत हैरान हुआ। क्या हुआ डॉक्टर रवि? बैठ जाइए, जो जानना चाहते हैं वह मैं आपको बताता हूं। रवि सच में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप एक कुर्सी में बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा क्योंकि कुछ देर पहले वहां पर डॉक्टर राठौड़ का कटा हुआ हाथ पैर और सिर इधर उधर गिरा हुआ था और कुर्सी में खून से सना हुआ उसका शरीर वहीं पर था, लेकिन अभी वहां पर कुछ भी नहीं था। राहुल एक कुर्सी में बैठ गया,
और पायल उसके पीछे जाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि वह उसकी गुलाम हो। एकदम शांत होकर खड़ी थी और उसकी आंखें रवि के ऊपर ही थीं। इस समय उसे राहुल कोई खतरनाक और साइको आदमी लग रहा था, ना कि एक पुलिस वाला। पायल ने आपको उसकी पूरी कहानी सुनाई। उसमें आपको एक आदमी जरूर ध्यान में आया होगा, जो वह था जो पायल से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि वह उस दिन शहर में मौजूद नहीं था, वरना वह पायल के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देता। रवि को याद आया कि पायल ने ऐसा कहा तो था कि उसके जीवन में एक लड़का था। तू बाहर गांव गया हुआ था और जब वह वापस आया तो उसने देखा कि पायल के घर में ताला था। उसने पता करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इतना ही नहीं, उसके माता पिता और छोटी बहन भी लापता थे। उसे पूरा भरोसा था कि पायल उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। उसने हिम्मत नहीं हारी और पायल को ढूंढता रहा। फिर उसे बजाज के बारे में पता चला, जो पायल के परिवार को परेशान किया करता था। पायल नहीं चाहती थी कि उसे लड़के को कोई परेशानी हो, इसलिए उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब उस लड़के ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उस रात को जब पायल का पूरा परिवार गायब हुआ था, तब वह बजाज वहां पर गया था। वह लड़का घर का ताला खोला और उसके अंदर गया। वहां पर कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि वह पहले भी वहां गया था। उसने जमीन खोद डाली जहां पर उसके पूरे परिवार के टुकड़े गाड़े हुए थे। उसने वह सब टुकड़े उठा लिए और उन्हें लेकर तांत्रिक के पास गया जिसे वह जानता था। उसने उस तांत्रिक से हाथ पैर जोड़ने और मदद करने के लिए कहा। तांत्रिक ने बताया कि वह उन चारों में से किसी एक को कुछ वक्त के लिए जिंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए खून चाहिए होगा। उसके लिए बलि की जरूरत थी, इसलिए उसने कुछ लोगों को किडनैप किया और उनकी बलि दी ताकि पायल इस तरह से जिंदा हो सके। अगर यह सब कुछ बराबर है तो मैंने पायल को कैसे देखा? वह खुद भी तो हॉस्पिटल में आकर सबको मार सकती थी। फिर उसे मुर्दा घर में लाश मिलकर क्यों रखा गया? राहुल ने रवि की तरफ ध्यान से देखा और कहा, कोई भी बुरी शक्ति बाहर से अंदर तब तक नहीं आ सकती जब तक उसे इनविटेशन ना मिले, यानी कि विदाउट इनविटेशन वह कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आपके इनविटेशन के बाद वह यहां पर आ पाई। और बात रही डेड बॉडी की, तो रात में कुछ वक्त के लिए ही वह अपने शरीर का उपयोग कर सकती थी। बाकी समय में वह एक सामान्य आत्मा थी। जब वह सामान्य आत्मा होती है तब वह किसी जिंदा इंसान को छू नहीं सकती। रात के कुछ घंटे ही वह किसी को छू सकती थी, इसलिए उसके शरीर को यहां लाकर रखा गया। जिन लोगों को मारना था वे लोग इसी हॉस्पिटल पर थे और जो लोग नहीं थे उन्हें मैंने आज लेकर आया हूं। कहते हुए राहुल ने पायल की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही पायल वहां से चुपचाप बाहर चली गई। रवि उसे रोकने के लिए उठने लगा, लेकिन राहुल ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, तुमने एक समय पर पायल की बहुत मदद की थी, इसलिए एक सलाह दे रहा हूं। मेरे काम के बीच में मत आना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पायल का बॉयफ्रेंड तुम ही थे ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत ही समझदार और होशियार हो। मैं सिर्फ पायल के साथ जो हुआ उसका बदला लेना चाहता हूं। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे लिए नहीं तो कम से कम पायल के लिए चुप रहिए। रवि नहीं चाहता था कि किसी की मौत हो, लेकिन पायल और उसके परिवार के साथ जो हुआ था वह भी तो गलत था। रात के 2 बज रहे थे और उस समय दोनों पुलिस वाले गेट के पास बैठे हुए थे। हालांकि बैठे बैठे वे दोनों ही सो चुके थे। एक पुलिस वाला जो बाईं तरफ बैठा हुआ था, उसने अपने गले के पास किसी का हाथ महसूस किया। उसने उसे दूर हटाया और फिर से सोने की कोशिश की। तभी उसे अपने सीने के पास किसी का हाथ महसूस हुआ। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर वह उसे सिर से पैर तक देखने लगा, खासकर उसके सीने के पास। वह लड़की अपनी जगह से आगे जाने लगी और उसे जाते हुए देखकर वह पुलिस वाला भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी दूसरा पुलिस वाला भी उठ गया और उसने भी उस लड़की को जाते हुए देखा और वह भी उसके पीछे जाने लगा, जैसे कि वे दोनों किसी सम्मोहन में कैद हो गए हों। वह लड़की लेडीज वॉशरूम में चली गई और वे दोनों भी उसके पीछे पीछे वहां चले गए। अब वहां पर वे तीनों ही थे और इसका फायदा उठाकर उन दोनों पुलिस वालों ने लड़की को पकड़ लिया और उसके शरीर पर अपने होंठ रगड़ने लगे। तभी उन्हें लड़की के शरीर से किसी तरह की बदबू महसूस हुई। पहले दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जब वे लड़की की तरफ देखने लगे तो उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। लड़की के चेहरे पर जगह जगह काटने के निशान थे और कुछ हिस्सों में सिलाई की गई थी, जैसे कि उसके शरीर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया हो। लड़की की आंखों की जगह काले गड्ढे थे
जिनमें से काला द्रव्य बाहर निकल रहा था। लड़की का यह रूप देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनकी हालत खराब हो गई। भले ही वे दोनों पुलिस वाले थे, उनका काम जुर्मियों से लड़ना था, न कि किसी आत्मा या भूत से। तुम दोनों ही एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया था, न तो फिर अब मेरा करो ना। मैं तुम दोनों को इस बात की परमिशन देती हूं तो तुम दोनों मेरे शरीर के साथ जो चाहे वह कर सकते हो। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाने दो, दोनों ने लगभग एक साथ कहा और एक पुलिस वाला भागकर दरवाजे की तरफ गया, जिसे अंदर आने के बाद बंद कर दिया गया था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं। दूसरा पुलिस वाला यह देख रहा था, पर वह जगह से हिल नहीं पाया। लड़की एकदम उसके चेहरे के नजदीक आकर खड़ी हो गई और वह उसकी आंखों में देख रहा था, जहां काले गड्ढे थे। यह सब देखकर वह इतना डर गया था कि वह अपनी आंखें तक बंद नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस लड़की ने उसे गले से पकड़ लिया। उसने अपना एक हाथ उसके कमर में रखा और उसे पकड़कर ऐसे काट दिया जैसे वह कोई खिलौना हो। उसकी ऐसी हालत देखकर वह पुलिस वाला जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पत्थर की तरह जड़ हो गया। पायल ने पीछे मुड़े हुए पुलिस वाले के मुर्दे को देखा और दूसरे पुलिस वाले की तरफ देखा। तुम्हारा काम लोगों की मदद करना है, न कि उन बिजनेसमैनों के तलवे चाटना। हर किसी को उसके की सजा मिलती है, लेकिन कुछ लोग सजा खुद देना पसंद करते हैं। तुम्हें किस तरह की सजा चाहिए, मैं तुम्हें वही दूंगी, वह लड़की बोली। पुलिस वाला डर गया और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा और जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। कैसे मैं जिंदा हो पाऊंगी? क्या मेरे माता पिता वापस आ पाएंगे? मेरी छोटी बहन जो उस हवस की शिकार हुई थी, क्या वह फिर से मुस्कुरा सकेगी? उसके पास इसका पुलिस वाले के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वह बिजली की गति से उसके सामने आ गई और उसे उठाकर जमीन में ऐसी तरह फेंका कि वह जमीन के अंदर चला गया। पायल के साथ जिन लोगों ने गलत काम किए थे, वे सब मारे जा चुके थे और अब उसके पास ज्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि उसका शरीर सड़ने लगा था। उसके पास अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। उसके बाद उसका शरीर पूरी तरह राख बन जाएगा। वह वापस कमरे में गई जहां रवि और राहुल बैठे हुए थे। रवि ने जब पायल को इस रूप में देखा तो वह भी डर गया, क्योंकि उसने पायल को हमेशा सुंदर लड़की के रूप में ही देखा था। हमारे पास अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और पायल के गुनहगारों में जो आखिरी इंसान बचा है, उसे सजा देना बाकी है। पायल ने जो कहानी सुनाई थी, उसके हिसाब से 4 लोग उसकी जिम्मेदारी थे, जिनमें से उसने पहले बजाज को मार डाला था, दूसरा डॉक्टर राठौड़ था। 2 लोगों को वह अभी मारकर आई थी, फिर यह 5वां इंसान कौन था? तुम किसकी बात कर रहे हो? अगर मैं उस समय उसके पास होता तो यह सब कुछ नहीं होता। मैं पायल से प्यार करता था और उसकी रक्षा करने का वादा मैंने किया था, जो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं पायल के बिना जीने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? कहते हुए उसने पायल की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। पायल उसके नजदीक आई और उसने राहुल को गले से लगा लिया। आप चिंता मत कीजिए, जिनकी भी मौत यहां पर हुई है, उन सबको पायल ने कंज्यूम कर लिया है। बजाज की डेड बॉडी इसीलिए छोड़ी गई थी ताकि उसके बारे में लोगों को पता चले और उसके जुर्म सबके सामने आए। 3 मिनट के बाद सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए राहुल ने भी पायल को गले से लगा लिया। पायल का शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा और एकदम नजदीक होने के कारण राहुल के शरीर का भी वही हाल हो रहा था। उसे जरूर दर्द हो रहा होगा, लेकिन वह अपने प्यार के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा और उसके साथ रहेगा। यह सोचकर दर्द से ज्यादा उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। जैसा कि राहुल ने कहा था, उन दोनों के शरीर राख में बदल गए और अब वहां पर सिर्फ राख का ढेर था। राहुल ने पायल की मदद से उन गुनहगारों को सजा दे दी थी, जिनमें 2 लोग सिर्फ इसलिए मारे गए थे क्योंकि वे लोग लड़कियों के मुर्दा शरीर के साथ गलत हरकतें करते थे। ऐसे लोगों को सजा देना जरूरी था। उसके बाद से हॉस्पिटल पहले की तरह चलता रहा। हालांकि किसी को यह पता नहीं चला कि डॉक्टर राठौड़ अचानक कहां चले गए। किसी ने बताया कि डॉक्टर राठौड़ ने कई गलत काम किए थे, जिनमें मरने वाले लोगों के अंग तक बेच दिए थे, और इसीलिए बात बाहर आने से पहले ही वह वहां से भाग गए थे। 2 पुलिस वालों का कोई सुराग नहीं मिला। सबके हिसाब से या तो वे भाग गए थे या फिर उनके साथ कोई हादसा हुआ था। बजाज के काले करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया था। एक रात नाइट ड्यूटी के समय एक वार्ड बॉय सफाई करते हुए मुर्दा घर के पास पहुंचा। जब उसे अंदर से 2 लोगों के बात करने की आवाज आई, उसने जब दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर 2 बॉय बैठे थे, जिनके शरीर पूरी तरह टेढ़े मेढ़े थे और उनके सिर आगे नहीं
पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वे दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और साथ में पत्ते खेल रहे थे। तब से कहा जाता है कि नयनतारा हॉस्पिटल के मुर्दा घर में दो बॉय की आत्माएं घूमती हैं। वैसे तो वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अपने साथ खेलने के लिए जरूर बुलाती हैं। और जब कोई जवान लड़की की डेड बॉडी वहां आती है तो सुबह उसका शरीर अस्त व्यस्त पाया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और हॉरर, क्राइम और रिवेंज की कहानी के साथ।